हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जिसका नाम है NCERT स्टडी का चैनल। कल हमने यहाँ पर क्लास 6 की हिस्ट्री का लेसन 1 का थोड़ा सा पार्ट कंप्लीट किया था और आज हम उसी पार्ट को, जो थोड़ा सा बचा हुआ पार्ट है, उसे आज हम कंप्लीट करते हैं। तो कल हमने देखा था कि किस तरीके से हमारा जो हमारे एंशिएंट ह्यूमंस थे, या हम कह सकते हैं कि जो भी हमारे ह्यूमंस थे उनके बारे में हमने थोड़ा सा पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वो रिवर्स के पास आके रहना शुरू कर दिए, कि वो रिवर के किनारे रहने लगे। किस तरीके से मगध की उत्पत्ति हुई, मगध सिटी कैसे आई। इसके साथ साथ हमने ये पढ़ा किस तरीके से जो हमारे फ्रंटियर्स होते हैं, जैसे हमने नाम लिया था कि सुलेमान की पहाड़ियाँ, फिर थार की पहाड़ियाँ, जो वेस्ट की तरफ जो किस तरीके से हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती हैं। नॉर्थ की तरफ जो हमारा हिमालय है वो हमारे लिए किस तरीके से बहुत ज़रूरी हो जाता है। इन सारी चीज़ों को पढ़ा था। आज हम उसी के आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि किस तरीके से इन सारी चीज़ों को, जो मैंने बातें बताई थी, उनको हम आखिर वो कौन सी चीज़ हैं जिससे हम ये सारी बातें कह पा रहे हैं कि हाँ ऐसा हुआ करता था, ऐसा होता था, ऐसा होता था। तो इन सब चीज़ों का हमारे पास से कुछ प्रूफ मिलता है। इन सब चीज़ों का हमारे पास क्या मिलता है? कुछ प्रूफ मिलता है। मतलब प्रूफ मिलता है, इसका मतलब कि ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लिखी हुई हमें मिलती हैं, कहीं ना कहीं वो राइट वे में लिखी होती हैं, राइट होती हैं। वो कहने का मतलब क्या होती है? लिखी होती हैं। तो पहले के समय में क्या होता था कि हम इन सारी चीज़ों को अब लिखने के लिए हमारे पास तो पेज तो हुआ नहीं करते थे, पेज तो थे नहीं पहले के समय में, पेज तो था नहीं। तो पेज नहीं था तो हम क्या करते थे? ठीक, इन सारी चीज़ों को हम लोग जो है एक जो ट्री होता था, कोई भी ट्री हो, ट्री की मदद से हम लोग चीज़ों को लिखते थे। अब ट्री में कौन कौन सी चीज़ें थी जिससे हम लोग लिखते थे? तो एक ट्री था जिसका नाम था पाम, और एक ट्री था जिसका नाम था मिर्च। तो पाम की ट्री की जो लीफ होती थी, उस लीफ पर हम चीज़ों को लिख दिया करते थे। और जो मिर्च ट्री था, मिर्च ट्री की जो छाल हुआ करती थी, इसको बोलते हैं हम लोग बार्क, बोलते हैं BARK, बार्क, इस पर लिख दिया करते थे। और इस पर लिखने के बाद इनका एक ग्रुप तैयार कर लिया जाता था और कई सारे पाम के लीफ को एक पास रखा जाता था, दो, तीसरा, चौथा, मतलब एक बुक तरीके से हम लोग स्ट्रक्चर तैयार कर लेते थे। तो पूरा तरीका, इस तरीके को लिखने का जो ढंग था, वो पूरा क्या कहलाता था? मैनोस्क्रिप्ट। क्या कहलाता था? मैनोस्क्रिप्ट। मैनोस्क्रिप्ट। जो मैनो वर्ड है ना, इसका मतलब होता है हाथ से। तो हाथ से लिखी गई जो लिपि होती थी, हाथ से लिखा गया जो ढंग होता था, उस ढंग को, उस लिपि को हम लोग क्या बोलते थे? मैनोस्क्रिप्ट बोलते थे। पढ़ भी सकते हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? कि one is to search for and read books that were written long ago. They are called manuscript because they were written by hand. This come from the Latin word manu. Manu से ये manuscript word बना। पाम लीफ के ऊपर लिखा जाता था और जो है वृक्ष के ऊपर लिखा जाता था। वृक्ष की जो छाल होती थी उसके ऊपर लिखते थे। और जनरली ये दोनों पाम के वृक्ष और वृक्ष के ठिकान मिलते थे, हिमालय पर मिला करते थे। लेकिन ये मैन्यूस्क्रिप्ट जो था ना, वो इंसेक्ट उसे खा जाते थे। पत्ते थे, उस पत्ते को इंसेक्ट पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते थे, डिस्ट्रॉय कर देते थे। तो चीज़ें बर्बाद हुई। देखिए ये एक लीफ है, ठीक है, उस लीफ पे लिखा हुआ है, पाम लीफ पर चीज़ें लिखी गई हैं, ठीक है, ये मैन्यूस्क्रिप्ट है हमारा। ये नुकसान हो जाता था, ठीक है। अब ऐसा था कि जो आजकल हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आप साइंस पढ़ते हो, हिस्ट्री पढ़ते हो, ज्योग्राफी पढ़ते हो, बहुत सारे सब्जेक्ट इस तरीके से पढ़ते हो, ठीक ना, बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ते हो, ठीक। तो उस समय भी लोग जो थे, जो पत्तियों पर लिखा करते थे, तो उस पत्तियों पर अनेक सब्जेक्ट के बारे में लिखते थे। जैसे उस समय की जो कस्टम हुआ करते थे, जो उस समय के रीति रिवाज थे, जो उस समय की परंपराएं थे, जो उस समय के राजा थे,
उस समय की जो दवाइयाँ थीं, उस समय का जो विज्ञान था, उस समय की जो कहानियाँ थीं, उस समय का जो नाटक था, जो कविता थी, वो सारी चीज़ें उन्हें पत्तों पर लिखी हुई हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है। अब जो हम लैंग्वेज उस समय यूज करते थे, तो मोस्टली हम दो ही लैंग्वेज यूज करते थे। एक तो थी हमारी संस्कृत। संस्कृत तो ये जनरली जो लैंग्वेज है संस्कृत, ये पढ़े लिखे लोग संस्कृत वर्ड का यूज करते थे, संस्कृत शब्द का मतलब संस्कृत भाषा का प्रयोग करते थे। और जो ऑर्डिनरी पीपल थे, जो सामान्य लोग थे, वो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। तो तमिल वास्तव में अपने आप में बहुत पुरानी भाषा मानी जाती है। तमिल भाषा का प्रयोग किया करते थे। ठीक है। इस तरीके से मैनस्क्रिप्ट की पूरी बात हो गई। ठीक है। अब दूसरा जो तरीका था वो हमारा क्या था? इंस्क्रिप्शन। दूसरा तरीका कौन सा था? इनक्रिप्शन। दूसरा तरीका क्या था? इंस्क्रिप्शन। ठीक है। इंस्क्रिप्शन का मतलब होता है कि जब कभी भी हम किसी भी चीज़ को कुछ भी लिखें, हमने कुछ भी लिखा, कुछ भी लिखा हमने, तो एक बड़े से स्टोन के ऊपर लिखा। ठीक है ना? बड़े से स्टोन के ऊपर हमने कुछ भी लिखा, या कह सकते हैं कि एक चट्टान हुई और चट्टान के ऊपर कुछ लिखा गया। ठीक है। तो कहने का मतलब ये भी हार्ड सरफेस है, ये भी हार्ड सरफेस है। तो जब हार्ड सरफेस के ऊपर कुछ लिखा गया तो उसे बोला गया इंस्क्रिप्शन। ठीक है। और इंस्क्रिप्शन जनरली लिखता कौन था? तो राजा लिखते थे, किंग्स लिखवाता था। ठीक है। इंस्क्रिप्शन लिखवाता कौन था? तो किंग्स लिखवाता था। हार्ड सरफेस से वही चीज़ों को लिखवाता था। ठीक है। वो करता क्या था? अपने जो ऑर्डर्स हुआ करते थे, जो आदेश देता था, जो ऑर्डर देता था वो जनता को, उस ऑर्डर को लिखवाता था। इसके साथ साथ वो जो लड़ाइयाँ जीतता था, रिकॉर्ड्स ऑफ विक्ट्री इन द बैटल्स, जो भी लड़ाई जीतता था उस लड़ाई को वो उस अपने स्टोन पर, स्टोन जो था उस लड़ाइयों के बारे में जो जीतता था उसको लिखवा देता था। ठीक है। ये इंस्क्रिप्शन था। इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या हुआ? छोटी सी बात कि इंस्क्रिप्शन का मतलब है कि जब कभी भी आप हार्ड सरफेस से किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो क्या कहलाता है? इंस्क्रिप्शन होता है। अब देखिए आपको दिखाते हैं। ये एक पत्थर पे लिखा हुआ एक भाषा दिख रही होगी, पत्थर पे लिखा हुआ कुछ दिख रहा होगा। तो देखिए इसमें दो लिपि का प्रयोग किया गया। अच्छा, ये पत्थर मिला कहाँ था? तो अशोक के समय का पत्थर है ये। और अशोक के समय में जो पाकिस्तान में कंधार था, उस कंधार में ये पत्थर मिला था। ये जो पूरा पत्थर दिख रहा है आपको, ये पूरा पत्थर, पूरा जो पत्थर पूरा दिख रहा है। ठीक है। ये अशोक के समय मिला था। कहाँ पे? अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान में कंधार पे। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि दो लिपि का यूज किया गया। एक लिपि तो ये है और एक लिपि ये है। लिपि का मतलब भाषा को लिखने का जो ढंग होता है, जो तरीका होता है। जैसे हम लोग हिंदी भाषा लिखते हैं तो हिंदी भाषा में क ऐसे लिखा जाता है, आ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, छोटी की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, बड़ी की मात्रा ऐसे लगाई जाती है, छोटा ऊ ऐसे लिखा जाता है, बड़ा ऊ की मात्रा ऐसे लगाई जाती है। तो ये सब क्या? लिपि है। मतलब भाषा को लिखने का ढंग, या कह सकते हैं कि अक्षर को लिखने का ढंग, वो क्या कहलाता है? लिपि कहलाता है। तो यहाँ पर अशोक के समय में जो पत्थर पाए गए, यहाँ पे दो लिपि मिली। ऊपर वाली जो थी आपकी, ये जो थी ग्रीक लिपि थी। ये जो ऊपर थी, ये ऊपर वाली ग्रीक लिपि थी। और ये जो है आपकी, ये अरामाइक लिपि थी। ठीक है। ऊपर ग्रीक और नीचे अरामाइक, ये देखने को हमें मिला था। ठीक है। चलिए, तो इतनी बात समझ में आ कि दो तरीके से हम जो है हमने ये जान लिया कि हम अपने पुरानी चीज़ों के बारे में कुछ जानकारी हमें मैन्युस्क्रिप्ट से और इंस्क्रिप्शन से मिल जाता है। ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं। दिया गया है कि कैन यू थिंक, इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए आप लोग। ये दिया हुआ है कि कैन यू थिंक द एडवांटेज ऑफ द राइटिंग ऑन हार्ड सरफेस एंड व्हाट कुड हैव बीन द डिफिकल्टी। कहने का मतलब कि आप किसी भी हार्ड सरफेस पे किसी भी चीज़ को लिखते हैं तो आपको प्रॉब्लम क्या होती है? तो सबसे बड़ी बात प्रॉब्लम तो यही होगी कि उतने हार्ड सरफेस पर लिखना बहुत ही कठिन होता है, बहुत ही कठिन होता है। और जो व्यक्ति लिखेगा उसके पास थोड़ा सा स्किल्ड भी होना चाहिए। उसके बाद उसको इन पत्थरों पर लिखने के लिए जो कला है वो कला उसे आनी चाहिए, तब तो आसानी से लिख पाएगा, अदरवाइज लिख नहीं पाएगा। तो डिफिकल्टी तो यही होगी। दूसरी चीज़, एडवांटेज की बात करें तो सबसे अच्छी चीज़ तो एडवांटेज ये कि एक बार अगर लिख गया तो दोबारा वो मिटेगा नहीं आसानी से। ठीक है। जैसे आप लोग देखते होंगे अपने घरों के बाहर देखते होंगे कि जो गेट होता है, गेट पर पत्थर पे लिखवा देते हैं कि हमारी कोई पर्सन, उसका नाम है ABC, तो ABC लिखवा दिया। फिर अपने घर का एड्रेस कुछ लिखवा दिया। तो देखा होगा कैसे लिखा होता है। ठीक है। अब बड़ा सा गेट के बाहर लगा होता है।
तो उसको मिटाना आसान नहीं है, क्योंकि पत्थरों पर लिखा होता है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं इंस्क्रिप्शन से रिलेटेड। ठीक, अब देखिए आगे क्या होता है। ठीक, चलिए, तो दोनों बातें समझ में आएगी मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन के बारे में। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा हुआ है। फिर बात यह है, एक वर्ड होता है आर्कियोलॉजिस्ट। क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट। तो इस स्पेलिंग आपको सही से नहीं दिखेगी, बट बुक में मैं निशान लगाता हूँ, वहाँ देखिएगा आर्कियोलॉजिस्ट लिखा हुआ है। क्या लिखा है? आर्कियोलॉजिस्ट। अब इस आर्कियोलॉजिस्ट का मतलब समझते हैं और इससे रिलेटेड सारी बातों को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, चलिए मैं लिख देता हूँ, ऐसे समझिएगा आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में। आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में बात हो रही है। ठीक है, देखिए आर्कियोलॉजिस्ट उन लोगों को बोला जाता है जो जितनी भी पुरानी चीज़ें होती हैं, अब पुरानी चीज़ें क्या, कुछ भी, कोई भी पुरानी चीज़, चाहे वो स्टोन कोई मिले, कोई वुड मिले, लकड़ी मिले, कोई हथियार मिले, वेपन जिसको बोलते हैं, कोई ब्रिक मिले, ईंट मिले, कोई, कहने का मतलब कि जितनी भी पुरानी पुरानी चीज़ें जो मिलती हैं, ठीक है, उससे हमारे इतिहास के बारे में जो लोग स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं उन्हें? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, फिर से एक बार, कि जो भी पुरानी चीज़ें हमें मिलती हैं, चाहे वो ब्रिक्स हो, चाहे वो पत्थर हो, चाहे वो लकड़ी हो, चाहे वो हथियार हो, ठीक है, चाहे वो आभूषण हो, ऑर्नामेंट जिसे बोलते हैं, कुछ भी मिले, तो इन सबसे जो लोग इन सब की मदद से स्टडी करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट। क्या बोला जाता है? आर्कियोलॉजिस्ट बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हो सकता है कि चीज़ें उन्हें आसानी से मिल जाएं और हो सकता है कि उन्हें खुदाई भी करनी पड़े, तो खुदाई करके भी ये सब चीज़ें मिलेंगी, तो उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, और हर चीज़ को जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, अब चीज़ें दो तरीके की हो सकती हैं। एक हो सकती है पैरिशेबल, पैरिशेबल हो सकती है। पैरिशेबल का मतलब ये चीज़ें ऐसी होती हैं जो आसानी से नष्ट हो गई होंगी, तो इनके बारे में तो हमें कुछ मिलने से रहा मिलेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो आज से कई सौ साल पहले ज़मीन के अंदर चली गई। खुदाई में अगर वो चीज़ मिली तो हमें तो पता ही नहीं, वो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि पैरिशेबल्स वो नष्ट हो चुकी है। मिलेगी कौन सी? जो इम्पैरिशेबल्स होती हैं। क्या होती हैं? इम्पैरिशेबल्स, ये लंबे समय तक रह पाती हैं। तो इन्हीं इम्पैरिशेबल्स ऑब्जेक्ट को वो लोग खुदाई में ढूंढते हैं। ढूंढने के बाद इसी से अपने पुराने समय को जानने की कोशिश करते हैं। कौन? आर्कियोलॉजिस्ट। ठीक है, समझ में आया आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में कुछ बात? आर्कियोलॉजिस्ट करते क्या, ये पता चला। ठीक है, किस किस तरीके से वो अपने पुराने कल्चर्स को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ठीक, चलिए अब बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं और क्या है। तो देखिए पुराने समय का एक मिला हुआ, ये आप लोग देख रहे हैं लेफ्ट साइड में, देखिए तो पुराने समय का मिला हुआ आपको जो है ये दिखेगा, एक घड़ा दिख रहा है जो पुराने समय का है, ओल्ड सिटी का है घड़ा ही। ठीक है, माना जा रहा है कि ऐसे 4700 साल पहले का है, खुदाई में ही मिला था। ठीक है, राइट साइड में देखिए तो आपको सिल्वर क्वाइन दिख रहे होंगे, ये ओल्ड सिल्वर क्वाइन है। ठीक है, यहाँ से 2500 साल पहले मिला था। कितने सौ साल पहले? 2500 साल पहले। तो कहने का मतलब कि ऐसी चीज़ें मिलती हैं और इसी से हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं, कौन? आर्कियोलॉजिस्ट ये अनुमान लगाते हैं, अच्छा उस समय के लोग जो है सिल्वर क्वाइंस का यूज़ करते थे, या उस समय के लोग जो है कॉपर्स का यूज़ करते थे, उस समय के लोग जो है ऐसे घड़ों का यूज़ करते थे। तो ये सब खुदाई में मिलने वाली ही चीज़ें हैं। ठीक है, जो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इतना ही नहीं, आर्कियोलॉजिस्ट जो है ना, जो बोन से मिलते हैं, खुदाई में बोन मिला, तब उस बोन से कुछ चीज़ों को समझने की कोशिश करें। ठीक है, अब बोन्स किसी का भी हो सकता है, या किसी एनिमल्स का हो सकता है, किसी बर्ड का हो सकता है, किसी फिश का हो सकता है, किसी का हो सकता है। ठीक है, अब मिला तब ये जानने की कोशिश करेंगे क्या, कि अच्छा उस समय ये एनिमल्स हुआ करता था। अच्छा, इसके सारे पार्ट, मान लीजिए कोई एनिमल्स का बोन मिला, वो उसका आधा पार्ट बचा हुआ, आधा पार्ट खत्म हो गया। अब सोचें कि बोन तो जल्दी गलता नहीं है, इसका मतलब इंसान ने उसके पार्ट को खाने की कोशिश की होगी। या ये भी सोचेंगे कि लगता है इंसान उस समय एनिमल्स को खाता था, बर्ड को खाता था, फिश को खाता था। ये सारी बातें पता चलेंगी बोन से। ठीक है, एक बात और पता चलेगी, कौन कौन से एनिमल्स, कौन कौन से बर्ड, कौन कौन से फिश उस समय थे, ये सारी बातें पता चलेंगी। इसके साथ साथ
प्लांट भी बहुत मदद करता था आर्कियोलॉजिस्ट की। कौन सी चीज़? प्लांट भी बहुत मदद करता था। देख रहे हैं ना कैसे कैसे चीज़ें आर्कियोलॉजिस्ट की मदद कर रही हैं। प्लांट के सीड मिल जाते थे, खुदाई हुई प्लांट का सीड मिल गया, ठीक है। हमारे वीट और बार्ले मिला ही तो था 4500 साल पहले, उधर जो है बिंद के पास, तो बिंद की पहाड़ियाँ थी, वहाँ वीट मिला ही तो था। तो हमने सोचा कि अच्छा वीट भी उस समय इंसान खाता है, बार्ले भी खाया करता था इंसान, खेती करता था, ठीक है। तो इसी तरीके से चीज़ें मिली और हमने जानने की कोशिश की, अच्छा इंसान इस तरीके से काम को करता था। कुछ सीड ऐसे मिल गए या कुछ प्लांट ऐसे मिल गए, सीड या प्लांट कह लें हम, तो थोड़ा जले हुए थे, थोड़ा जल गए थे, तो उससे समझ लिया कि अच्छा इसको जला के भून के उन्होंने खाना सीखा, भून कर इंसान ने खाना सीखा। तो कहने का मतलब कि आर्कियोलॉजिस्ट को ये जितनी बातें मैंने बताई कि आर्कियोलॉजिस्ट वो पर्सन होता है जो पुरानी चीज़ों से स्टडी करता है, जो बोन से, जो एनिमल्स के बोन से, जो प्लांट से, जो बर्ड से, जो विपन से, जो पॉट से, जो ऑर्नामेंट से, इन सारी चीज़ों को जानने की कोशिश करता है कि हमारा ह्यूमन जो था ऐसे तो कैसे रहता था, या उन सब पुरानी चीज़ों को जानने के बारे में प्रयास करे, तो वो क्या होता है? आर्कियोलॉजिस्ट होता है और इस तरीके से चीज़ों को जानता है, ठीक है। अब आप बढ़ते हैं आगे, हम लोग अब आगे देखते हैं आगे क्या है, ठीक है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे, ठीक। अब देखिए, अब जो दूसरी बात आती है हिस्टोरियंस की आती है। हिस्टोरियंस कौन होते हैं? देखो, कहने का मतलब कि मैन्युस्क्रिप्ट से हमने कुछ चीज़ों को जाना, हमने इंस्क्रिप्शन से कुछ चीज़ों को जाना, किसी किसी जाना चीज़ों को, हमने मैन्युस्क्रिप्ट से जाना कुछ, हमने इंस्क्रिप्शन से जाना कुछ, और हमने आर्कियोलॉजी से कुछ जाना, ठीक है। अब जानने के बाद हमने जान लिया कि हाँ ये काम होता था, ऐसे होता था, आर्कियोलॉजिस्ट ये करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट से ये किया जाता था, इंस्क्रिप्शन ये होता था, सारी चीज़ें हमने जान ली। तो जो हिस्टोरियंस होगा ना, वो क्या करेगा कि इन सबके द्वारा जो बातें बताई गई उसको वो लिखेगा। हिस्टोरियंस क्या करेगा? आर्कियोलॉजिस्ट ने जो बात बताई उसको लिखेगा, मैन्युस्क्रिप्ट से जो बातें पता चली उसको लिखेगा, इंस्क्रिप्शन से जो बातें पता चली उसको लिखेगा, ठीक है। और वो चीज़ लोगों को बताएगा। तो ऐसे पर्सन को क्या बोलते हैं? हिस्टोरियन। कहने का मतलब कि हिस्टोरियंस क्या करते हैं? जो हिस्टोरियंस होते हैं वो करते क्या हैं कि मैन्युस्क्रिप्ट से, इंस्क्रिप्शन से, और इंस्क्रिप्शन से, मैन्युस्क्रिप्ट से, ठीक है, आर्कियोलॉजी से जितनी भी चीज़ें पता चलेंगी, ठीक है, उसके बारे में लिखेंगे। तो जो व्यक्ति इसको लिखेगा ना, वो क्या कहलाएगा? जो भी कुछ लिखा वो हिस्टोरियंस कहलाएगा। इसका मतलब हिस्टोरियंस क्या होते हैं? स्कॉलर्स होते हैं। ये एक कहते हैं कि शिक्षार्थी होते हैं, भी विद्यार्थी होते हैं, जो इन सारी चीज़ों से मिले हुए बातों को एक जगह लिखते हैं, तो उन्हें क्या बोलते हैं? हिस्टोरियंस बोलते हैं, ठीक है। तो एक लाइन में अगर समझने की कोशिश करें तो हिस्टोरियंस का काम क्या है? हिस्टोरियंस ऐसे पर्सन्स को बोलते हैं जो आर्कियोलॉजी, इंस्क्रिप्शन, मैन्युस्क्रिप्ट से मिली हुई जो भी बातें होती हैं उनको एक जगह लिख कर लोगों को बताते हैं, खुद उसके बारे में पढ़ते हैं, तो उन्हें बोलते हैं हिस्टोरियन, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। बुक का नाम जब लेसन पढ़ा होगा आपने तो उसमें वर्ड आया होगा पास्ट। अब पास्ट का सेंस कहने का छोटी सी बात है, वन पास्ट टर्मिनी। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो गया? वन पास्ट टर्मिनी को देखिए, इसका मतलब हुआ कि जब बुक को पढ़ेंगे तो लिखा था ना हमारे अतीत। हमारे अतीत में क्या लिखा है? PAST लिखा हुआ है, मतलब एक ही व्यक्ति के अतीत की बात नहीं कर रहा है, ठीक है, बहुत से व्यक्तियों की अतीत की बात कर रहा है, ठीक है। जैसे पुराने समय में मान लीजिए हर्डर्स भी तो थे, चरवाहा जिसे बोलते हैं, हर्डर्स भी थे, फार्मर्स भी थे, सब लोग थे, ठीक है। किंग्स भी थे, किंग्स थे, क्वीन थे, ये सभी लोग थे। व्यापारी भी थे हमारे, एक जो क्राफ्ट पर्सन्स होते हैं, क्राफ्ट पर्सन ये भी थे हमारे, ठीक है, ये सब लोग थे। तो सबके जीवन का या रहने का जो जिसे बोलते हैं लाइवलीहुड बोलते हैं, वो तरीका एक जैसा तो होगा नहीं, सबका तरीका अलग अलग होगा। सबका तरीका क्या होगा? अलग अलग होगा, सब अलग अलग तरीके से रहते होंगे। तो इसीलिए क्या लिखा है? पास्ट से लिखा हुआ है। मैं कहने का मतलब कि सबका जो पुराना तरीका था, रहने का तरीका, तो सब क्या है? अलग अलग है। क्यों? क्योंकि सबके अलग अलग काम थे। राजा का काम राज करना था, कारपेंटर का काम लकड़ी का काम था, जो जो क्राफ्ट पर्सन थे, क्राफ्ट पर्सन का मतलब होता है जैसे कि जो क्राफ्ट पर्सन की सेंस की बात करें तो दो लोग, एक स्कल्पचर को बोल सकते हैं। स्कल्पचर का मतलब जो है जो चित्रकारी करता है, जो मूर्ति बनाता है, स्कल्पचर से समझो, जो मूर्ति बनाता है। पेंटर्स होते थे जो पेंट करता था मूर्तियों को, ठीक है। स्कल्पचर जो मूर्ति को बनाता हो, ठीक है, आकृति देता हूँ।
और पेंटर जो उसे पेंट करता हो, ठीक है, वो क्राफ्ट पर्सन हो गया। तो इन सब का काम कुछ और था, ये सब अपना अलग अलग काम करते थे, राजा अलग करता था। तो इसका मतलब कि सबका प्रैक्टिस और सबका कस्टम्स, ठीक है, काम करने का तरीका और उनके रहने का ढंग, वो कस्टम होता है, और काम करने का तरीका प्रैक्टिस, ये सब अलग अलग होता होगा, ठीक है, सब क्या होता होगा, अलग अलग होता होगा। जैसे आज भी देखो, आप देखोगे कि जो इंडिया की यूनियन टेरेटरीज है जिसका नाम है अंडमान निकोबार, वो आइसलैंड ही तो है। आइसलैंड का मतलब होता है कि जो तीनों तो पानी से घिरा हो, जो यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, यहाँ भी पानी, उसे बोलते हैं आइसलैंड। क्या बोलते हैं, आइसलैंड, ठीक है। तो वहाँ के लोग आज भी क्या करते हैं, पुराने ज़माने के तरीके से वहाँ फिशिंग करते हैं, शिकार करते हैं, और फूड को कलेक्ट करते हैं, जंगल के फूड को कलेक्ट करते हैं और वही खाते पीते हैं, ठीक है। बट वहीं पर जो है कुछ लोग जो सिटी पे रहते हैं, ठीक है, जो शहरों में रहते हैं, वहाँ पर ये तो जंगलों की बात हो गई कि अंडमान आइसलैंड के पास जो जंगल थे, वहाँ जंगल में जो आज भी लोग हैं फिशिंग, हंटिंग और फॉरेस्ट की चीज़ों को कलेक्ट करके अपना जीवन यापन करते हैं। पर जो सिटी है, वहाँ सिटी के लोग कैसे रहते हैं, तो यही चीज़ें फिशिंग करके, फिश पहुँचता होगा उनके पास, फिश को खा के सिटी के लोग रहते होंगे, ठीक है। जंगल के लोग शिकार करके कुछ चीज़ें ले जाते होंगे, बेचते होंगे, तो उसको लोग रखते होंगे अपने पास। जंगल से कुछ चीज़ों को लोगों ने कलेक्ट किया, सिटी में लेकर गए, तो उसको सिटी के लोगों ने रखा, ठीक है। तो इसी तरीके से सारी चीज़ें चलती थी। तो कहने का मतलब मेरे ये कि सभी लोगों का पास्ट क्या था, अलग अलग था, ठीक है ना। जिस तरीके से अंडमान निकोबार के लोग हैं, उनका पास्ट क्या है, अलग है। वो पास्ट तो उनका अलग था ही, इनका तो आज वर्तमान भी अलग है। आज भी वहाँ के जंगलों में सारी चीज़ें होती हैं, फिशिंग, हंटिंग, कलेक्टिंग, फॉरेस्ट प्रोड्यूस होता है, ठीक है, और ये सब चीज़ें सिटी में भेजी जाती हैं, ठीक है। ठीक, समझ में आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा का, राजा जो है, अगर अपने जो वो इंस्क्रिप्शन करवाता था तो उसमें क्या लिखवाएगा, राजा ये लिखवाएगा कि हमने ये लड़ाई जीती, ये लड़ाई जीती, हमने ये जनता पे टैक्स लगाए, हमने हमने क्या किया, हमने लड़ाई के बारे में लिखेगा, लड़ाई जिसको बोलते हैं, लड़ाई लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्या है, थोड़ा सा इधर लिख दूँगा, लड़ाई के बारे में राजा लिखेगा कि भैया हमने ये लड़ाई कराई, ये इंस्क्रिप्शन करवा के रखवा देगा, तो उसके बाद के जो लोग आएंगे, उसके बाद की जो पीढ़ी आएगी वो जानेगी, अच्छा राजा लड़ाई भी करता था, इतना बलवान था, इतने लोगों से जीत लिया था। दूसरा, राजा टैक्स लगाता होगा लोगों के ऊपर, वो लिखता हुआ ऑर्डर देकर करवाता होगा, भैया जनता के ऊपर इस तरह का टैक्स लगाओ, ठीक है। अकबर के समय टैक्स लगता था, जजिया कर प्रथा थी, टैक्स था जजिया नाम का, उसको अकबर ने समाप्त कराया था। ऐसे पढ़ोगे आगे चल कर मिडिवल हिस्ट्री में कि बहुत सारे टैक्स लगाए थे लोगों ने। तो ये सब चीज़ें मिलती थी। अच्छा, वो मान लो कि सारे लोगों ने टैक्स लगाया, तो बात हमको पता कैसे, पता इस तरीके से क्योंकि ये लिखी हुई थी, और लिखी हुई थी तो हमने जान लिया, ठीक है। लेकिन हमने जनता के बारे में कुछ जाना कि जनता आखिर कैसे रहती थी। वो जो मर्चेंट था, जो क्राफ्ट पर्सन था, जो जो वहाँ पे कारपेंटर थे, उसके बारे में हमने कुछ जाना, उसके बारे में कहीं देखने को मिलता है, नहीं मिलता है, कहीं नहीं लिखा हुआ मिलता है। हाँ, लेकिन ये मिलता है कि राजा उस समय ये था, ये टैक्स लगाता था, जनता टैक्स देती थी। तो जनता अपने बारे में कुछ नहीं लिख पाती थी, जनता इंस्ट्रक्शन नहीं करवाती थी, जनता जो है मैन्युस्क्रिप्ट नहीं करके रखती थी, ठीक है। ठीक, इसलिए जनता के बारे में, जनता कैसी थी ये हमें नहीं पता चलता है। हाँ, लेकिन ये है कि उस समय का जो राजा था, उस राजा की वजह से जनता किस तरीके से काम करती थी, ये हमें देखने को मिलता है, ठीक है ना। समझ में आएगा। तो वही बात यहाँ पर लिखी हुई, देख लीजिए, मैं फिर से बता देता हूँ कि लड़ाइयों के बारे में तो राजा के वो लिखा रहता था, रिकॉर्ड्स में रखा जाता था, वो रखता था अपने रिकॉर्ड में। बट ऑर्डिनरी पीपल्स के बारे में, जो हंटर्स थे, जो फिशिंग फॉल्क थे, जो ग्रुप में रहा करते थे, जो किसान थे, जो चरवाहे थे, उनका रिकॉर्ड हमें नहीं देखने को मिलता है, ठीक है, क्योंकि वो रखते ही नहीं थे। समझ में आया। तो पूरी बात क्लियर हुई। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। आगे क्या है, अब एक देश की कुछ कहानियाँ जान लीजिए, ठीक है। देखा होगा आप लोगों ने कि कहीं कहीं जो है बुक में एक जगह लिखा होता है एडी। एक बात और जान लीजिए, यहीं पर एडी को ही हम लोग बोलते हैं सी। पहले तो ये थोड़ी सी बात जानी, ठीक है, अभी मतलब इसका समझाते हैं, ठीक। एक एडी इजकल टू सी समझिए, ठीक है, और एक होता है बी सी, और इसी को बोलते हैं बी सी। क्या बोलते हैं, बी सी, ठीक है, ये समझिए, ठीक। अब देखिए क्या है ये, जनरली हमने देखा, आप लोगों ने देखा, बुक में लिखा होता है, ठीक है। तो जनरली हम लोग किसी भी घटना की तिथि बतानी होती है कि आखिर वो घटना कब हुई थी, तो हम जनरली जो हमारे इतिहासकार हैं, वो ईसा मसीह का जो जन्म हुआ था ना, उसी को आधार मानते हैं। मतलब जिस दिन ईसा मसीह जन्म हुआ था, तो उसी को आधार मानते हैं। क्या मतलब कहने का इसके, वो ये बताते हैं कि ये घटना जो है
ईसा मसीह के जन्म के बाद हुई थी, और एक ये बोलते हैं कि ईसा मसीह के जन्म के पहले हुई थी। समझ में आ गया है कि नहीं? जब कभी भी किसी भी डेट को बताना होता है, देखा होगा बुक में लिखा होता है, डेट लिखा होता है, इतने BC में घटना हुई, इतने AD में घटना हुई, लिखा होता है ना। ठीक है, तो कैसे वो लिखा गया होता है ये मैं बता रहा हूँ। तो लोग क्या करते हैं, जो हिस्टोरियंस थे, उन्होंने ईसा मसीह के जन्म को आधार माना। ठीक है, कहा कि ईसा मसीह के जन्म को हम बेस मानते हैं, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जितनी चीज़ें होंगी, ठीक है, जन्म के बाद की कुछ घटनाएं होंगी, और एक ईसा मसीह के जन्म के पहले की घटना होगी। तो जो ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना होगी उसको उन्होंने क्या कहा, AD कहा, AD लिखा होगा या CE लिखा होगा। ठीक है, और ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो घटना होगी वहाँ पे BC लिखा होगा, या कह सकते हैं BCE लिखा होगा। ठीक है ना। इस AD का मतलब होता है एनो डोमिनी। क्या होता है, यहाँ लिख देता हूँ छोटा सा, देखिएगा, एनो डोमिनी। ठीक है, अच्छा इतनी बात समझ में आई ना, इसे काट देता हूँ। ये बात समझ में, ईसा मसीह के जन्म के जो बाद वाली चीज़ें वो CE AD लिखी होंगी, और जो पहले वाली हैं BC लिखी होगी। अब नेक्स्ट पेज पे देखिए, बताता हूँ आपको। ठीक है, ठीक। तो मान लीजिए ईसा मसीह का जन्म, इसके बाद यहाँ पर आपका मान लीजिए क्या होगा, यहाँ पर जो AD और CE, ठीक है, और जो पहले वाले हैं ऐसे, सॉरी CE नहीं होगा, यहाँ पर जो है एक बार फिर से लिख दो, AD, ठीक है, और ये होगा आपका CE, और जन्म के पहले वाले BCE, ठीक है, बिफोर क्रिश्चियन एरा, और BC बिफोर कॉमन एरा। ठीक है, ऐसे बोला जाता है। ठीक, एनो डोमिनी होता है इसका मतलब, इसका एनो डोमिनी का मतलब कि भगवान के जन्म का वर्ष माना गया है, कि भगवान के जन्म का वर्ष है ये क्रिश्चियन एरा माना गया है। ठीक है, भगवान के जन्म का, ईसा मसीह के जन्म के समय को AD बोला गया है। ठीक है ना, और BC जन्म के पहले का समय, इसलिए बोला बिफोर क्रिश्चियन एरा। ठीक है, और इसको बिफोर क्रिश्चियन, इसको बिफोर क्रिश्चियन एरा, इसको बिफोर क्रिश्चियन। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक, क्लियर है इतना? चलिए, अब मैं अगर आप एग्जाम्पल से समझाता हूँ इसको। जैसे मैंने बोला कि कोई घटना है, कोई घटना क्या है, आप अगर पीछे चलिए तो आपको दिखाते हैं घटना, अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। कहाँ गया, ये रहा। ये क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखे तो लिखा हुआ है 2250 ईस्वी। ठीक है, लिखा है ना 2250 साल पहले। इसका मतलब 2250 साल पहले, यहाँ तो उसे लिखा नहीं है CE BC। ठीक है, तो देखिए, और इसी को समझना तो हम क्या समझेंगे, क्या बोला मैंने, अब फिर से उस पेज पर याद रखिएगा 2250। ठीक है, 2250, हम आ जाए कहाँ पर, यहाँ पर। ठीक है, 2250 मैंने बोला। ठीक है, तो देखिए मैंने बोला कि आज से 2250 साल पहले, मैं लिख दूँ यहाँ पर BC, तो इसका मतलब बिफोर क्रिश्चियन एरा। इसका मतलब यहाँ पर कहीं ईसा मसीह का जन्म हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये क्या चल रहा है, 2020 चल रहा है ना, 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है। इसको और थोड़ा सा इधर लाते हैं, एक मिनट, एक मिनट रुके रहिए, कहाँ चला गया। ठीक है, ठीक, तो मान लीजिए हमने क्या बोला, 2250। ठीक है, 2250 बोला हमने। ठीक, अब 2250 का मतलब क्या हुआ कि 2250 साल पहले हमने BC बोला। ठीक है, तो इसका सेंस क्या हुआ कि मान लीजिए यहाँ ईसा मसीह का जन्म है, और 2250 साल पहले, तो देखो 2250 BC का मतलब हुआ क्या, अभी तो 2020, तो हम सबसे पहले तो 2020 से यहाँ पहुँचेंगे, जीरो पर आएंगे। ठीक है, और फिर जीरो से इधर जाएंगे 2250 पे। समझ में आ रहा है ना? तो कितना साल हो गया, 2020 इधर और 2250 इधर, ये कितना हो गया, मतलब हो गया ये 20 22 42, 4270 साल पहले की बात हो गई है। समझ में आ रहा है ना? इधर 2250 साल पहले BC बिफोर क्रिश्चियन एरा, तो 2020 तो हम इधर जाएंगे, 2020 साल इधर हो गया, अब 2250 इधर, तो यहाँ से 2250 इधर, तो इतने साल पहले की घटना है ये। ठीक है ना, समझ में आ गया? तो ये चीज़ें लिखी जाती हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा आजकल BC का मतलब, छोटी सी बात है कि BC का मतलब हो जाता है BC बराबर AD, BC बराबर BC। ठीक है,
ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है, और एनो डोमिनी या सी मतलब जन्म के समय की बात है, जन्म के बाद की बात है। क्लियर? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। वही चीज़ें इसमें समझाया गया है, एक बार पढ़ लीजिए, मैं पढ़ कर दिखा देता हूँ आपको। देखिए लिखा हुआ है बीसी वी हैव सीन स्टैंड फॉर बिफोर क्राइस्ट। ठीक है, ठीक। कभी कभी बीसी को क्या लिखा होता है, यू विल समटाइम्स फाइंड एडी बिफोर दैट्स। एडी का मतलब होता है एनो डोमिनी, क्या लिखा होता है, एनो डोमिनी होता है। एनो डोमिनी का मतलब होता है भगवान का साल। ठीक है, ठीक, क्लियर? चलिए, सी इज यूज इंस्टेड ऑफ एडी, तो एडी की जगह पे क्या लिखा होता है, कभी कभी सी लिखा गया होता है। ठीक है, वही बताया था, एडी बराबर सी। ठीक है, और बीसी की जगह पे बीसी लिखा होता है, तो क्या लिखा होता है, बीसी और बीसी एक हो गया। ठीक है, और एडी और सी एक हो गया। ठीक है, इतना बता दिया था। वही चीज़ें हैं, ये सब क्रिश्चियन एरा पर डिपेंड करता है। ठीक है, क्रिश्चियन एरा के बाद वाला और बात करें हम, फिर एक बार बता देता हूँ, वो क्या होता है आपका, सी या ईडी होता है। ठीक है, और इसके पहले वाला बीसी या बीसी होता है। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और कहीं कहीं जो है यहाँ पे बीपी भी लिखा होता है, बिफोर प्रेजेंट, बीसी को बिफोर प्रेजेंट बीसी बोलिए, बीसी अब वैसे लिख देता हूँ, बीसी बराबर बीपी लिखा होता है, बिफोर क्रिश्चियन बिफोर प्रेजेंट। ठीक है, मैं डरने का नहीं। चलिए, अब एक चीज़ थोड़ा सा बचा, इसको देख लीजिए, छोटी सी चीज़ है, समझ लीजिए। इसमें एक वर्ड है डेसिफरमेंट। डेसिफरमेंट कुछ है नहीं, छोटी सी बात है कि जब कभी भी हम कोई भी स्क्रिप्ट है, ठीक है, कोई भी स्क्रिप्ट में कुछ लिखा गया है, ठीक, या कोई लैंग्वेज लिखी गई है, तो किसी भी लिपि को पढ़ने का जो मेथड होता है या लिपि को पढ़ने का जो तरीका होता है कि हम कैसे किसी लिपि को पढ़ेंगे, ठीक है, तो लिपि को पढ़ने का जो विज्ञान है ना, लिपि को पढ़ने का या भाषा को पढ़ने का जो विज्ञान है, जो साइंस है, उसी को क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट बोलते हैं। ठीक, कहने का मतलब, इंस्क्रिप्शन देखा था आपने, अशोक का इंस्क्रिप्शन देखा था, यहाँ पर एक बार दिखा देता हूँ अशोक का इंस्क्रिप्शन आप लोगों को। ठीक है, अशोक का इंस्क्रिप्शन दिखाता हूँ। तो ये देखिए अशोक का इंस्क्रिप्शन था, आ गया ये। तो इसको पढ़ने का तरीका, ठीक है, जो लिखा था ग्रीक और अरामाइक भाषा में। दूसरा, फिर से यहाँ पर चलते हैं, ये तरीका, ये देख रहे हैं रेक्टेंगल शेप में है और पी लिखा हुआ है, इस शेप में टी लिखा है, इस शेप में ओ लिखा है, ये एल लिखा है, ये एम लिखा है। ठीक है, ऐसी भाषाएं हैं। ठीक है, तो इन लिपि को पढ़ने का जो तरीका है ना, वही क्या कहलाता है, स्क्रिप्ट को, इस लैंग्वेज को पढ़ने का तरीका क्या कहलाता है, डेसिफरमेंट कहलाता है। क्या कहलाता है, डेसिफरमेंट कहलाता है। लिपि को पढ़ने का, लैंग्वेज को पढ़ने का जो विज्ञान है, जो ढंग है, उसे क्या बोलते हैं, डेसिफरमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, अब चलिए आगे बताता हूँ कैसे डेसिफरमेंट के वो कैसे होता था ये। ठीक है, अफ्रीका देखा होगा, अफ्रीका कॉन्टिनेंट जैसे बना हुआ नीचे की तरफ है अफ्रीका कॉन्टिनेंट। ठीक है, ठीक, और अफ्रीका कॉन्टिनेंट जो है उसका जो नॉर्थ, यहीं से इंडिया, यहीं से एशिया कॉन्टिनेंट है, एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, और ऐसे अलग होता है, तो यहाँ पे रेड सी है, कौन सी सी है, रेड सी से अलग हो जाता है ये। ठीक है, आगे पढ़ेंगे आप लोग। ठीक है, तो रेड सी ही है जो एशिया को अफ्रीका से क्या करता है, अलग करता है। ठीक, तो अफ्रीका का जो नॉर्थ वाला हिस्सा है, नॉर्थ वाला, नॉर्थ ऊपर ही होता है, बताया था हमने, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। ठीक है, तो वहाँ पर क्या था कि नॉर्थ अफ्रीका में, ठीक है, राजा और रानी के बारे में कुछ बातें लिखी गई 50 साल पहले की। ठीक है, ठीक, तो देखिए वहाँ पर एक जगह थी रोसेस्टा, रोसेटा करके नगर था। ठीक है, और वो कहा था इजिप्ट में, इजिप्ट के नॉर्थ साइड में एक जगह थी रोसेटा, इजिप्ट के नॉर्थ कोस्ट में एक जगह थी जिसका नाम है, टाउन था रोसेटा। ठीक है, वहाँ पर ऐसी स्क्रिप्ट देखने को मिली, कैसी, जो पीछे दिखाया था कि एक शेर था और ये लाइन बना हुआ था, ये वाली स्क्रिप्ट, कौन वाली, ये वाली, ये जो वहीं पर देख रोसेटा में देखने को मिली है। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या था कि अलग अलग लैंग्वेज थी कि जो लिखी गई है इंस्क्रिप्शन, ये जो इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है 3 डिफरेंट लैंग्वेज में लिखा हुआ है। कौन कौन सी, एक ग्रीक है और 2 फॉर्म ऑफ इजिप्टियन, इजिप्ट में है ही है, देखिए इजिप्ट के रोसेटा में है, तो इसीलिए कौन सी बन गई, इजिप्ट बन गई। तो इजिप्ट के 2 फॉर्म में वो लैंग्वेज लिखी है। ठीक है, और एक ग्रीक लिखी है। ठीक, तो जिन लोगों ने, स्कॉलर्स ने उसे पढ़ा, ठीक है, जिन स्कॉलर्स ने उसे पढ़ा, ठीक, तो उन्होंने, ग्रीक भाषा उन्हें आती थी, जब उनको ग्रीक भाषा आती थी आसानी से उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने आसानी से जो है राजा और रानी का नाम बोल दिया। ठीक है, राजा रानी का नाम उन्होंने आसानी से बोल दिया। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग, फिर क्या हुआ, तो जो राजा रानी का नाम होता है जिसको ग्रीक के लोगों ने बोला, उसे क्या बोलते हैं,
कार्टचू बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्टचू। ठीक है, लिटिल फ्रेम होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्टचू। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि कार्टचू बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो राजा रानी का नाम जो ग्रीक भाषा में, ग्रीक के जो वहाँ के स्कॉलर थे वो ग्रीक लैंग्वेज जानते थे, तो ग्रीक लैंग्वेज के कारण उन्होंने दोनों ग्रीक भाषा को पढ़ लिया, तो उसे क्या बोला उन्होंने? कार्टचू। राजा रानी का नाम इसमें लिखा रहता था, कार्टचू बोल दिया उन्होंने। ठीक है, चलिए फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने ये सोचा कि इस चित्र को देखा उन्होंने, इस चित्र को देखा उन्होंने, कैसे उन्होंने अंदाज लगाया, कैसे उन्होंने गेस किया कि इस चित्र को देखा, तो सोचा कि ये चित्र जो है, जो चित्र मिला उन्हें, तो इस चित्र को उन्होंने पी से इंडिकेट कर दिया। ठीक है, इस चित्र को उन्होंने टी से इंडिकेट कर दिया। तो कहीं पर भी ऐसे चित्र मिलते तो उस तरीके से इंडिकेट करके दोनों भाषाओं को मिलाकर जो है ग्रीक और कौन सी भाषा थी, एक कौन सी थी आपकी, इजिप्टियंस को इस तरीके से मिला करके उन्होंने समझा कि इस चित्र का मतलब इस चित्र से ये लेटर होता है। ठीक है, इस चित्र से ये लेटर होता है। देखिए लिखा हुआ है, उस चित्र से साउंड से ये लेटर होता है। जैसे लायन स्टूड करता है एल के लिए, बर्ड स्टूड करता है ए के लिए। बर्ड को जब कोई बर्ड बनी होती थी तो ए से दिखा देते थे वो लोग, समझते थे। लायन होता था तो एल से समझते थे वो लोग। ठीक है, तो कहने का मतलब कि चित्र और अक्षरों से मिलाकर पढ़ना ही यहाँ पर हुआ था। इस पूरी कहानी जो ये लिखी हुई है वहाँ पर यही किया गया था किसी भी स्कॉलर्स के द्वारा। ठीक है, और ये क्या कहलाता है? डेसिफरमेंट कहलाता है। ठीक है, तो मैंने आज जो सारी बातें आपको बता दी, इस तरीके से आपका पहला लेसन जो है समाप्त कर दिया हमने। ठीक है, अब एक बार आप लोग जो है दोनों क्लासों को फिर से देख लीजिएगा। ठीक है, और जो भी डाउट होगा आपका उसको कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। ठीक है, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसमें जो है अपने इस क्लास में और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा सुधार करूँ। ठीक है, और अच्छे से अच्छे वीडियो दूँ आपको। ठीक है, अब मैं सोच रहा हूँ कि एक बार इसकी समरी दे दूँ, कि समरी जो बहुत ज़रूरी होता है सभी एग्जाम्स के लिए, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो। आप कोई ट्रिपल एस सी का एग्ज़ाम दीजिए, ठीक है, या आप जो है एसएससी का एग्ज़ाम दीजिए, यहाँ तक कि पीसीएस के एग्ज़ाम में भी लोग कहते हैं कि समरी समरी चाहिए, समरी चाहिए। तो समरी नहीं, बट मैं नोट्स दूंगा आपको। ठीक है, हाथ से लिखा हुआ नोट्स होगा, आपको मैं एक बार फिर से जो है कल नोट्स पूरी तरीके से समझा दूंगा, जो आपके लिए बहुत ही जरूरी होगा क्लास 6 का लेसन 1 हिस्ट्री का ही। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने कुछ बचा नहीं। अच्छा, थोड़ी सी चीज़ बच गई थी, लाइए उसको भी कंप्लीट कर दो। थोड़ा सा बचा था, वो अचानक दिमाग में आया मेरे। ठीक है, तो देख लीजिए। एक एशिया है, क्या बोला मैंने? एशिया। एशिया कॉन्टिनेंट 7 कॉन्टिनेंट है हमारे पास, तो उसमें एशिया कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो एशिया कॉन्टिनेंट में देखेंगे साउथ वाला पार्ट होता है ना, तो उसमें आपको जो इतनी सारी कंट्री देखने को मिलती हैं, एक पाकिस्तान, एक बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, ये सब हमारी नेबरिश कंट्री है। अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार, ये सब देखने को मिलता है। ठीक है, ये सब हमारी एशिया के साउथ वाले पार्ट में, साउथ एशिया है ये। मतलब बताया था ना कि ये है, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है, वेस्ट मान लीजिए एशिया, तो इसके साउथ वाले में सब देखने को मिलता है। कौन कौन? पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ईरान, चाइना, म्यांमार। ठीक है, तो क्लियर है इतना? ठीक, अब ये जो हमारा एशिया है, देखा भी होगा आप लोगों ने, समुद्र तो है ही, इंडियन ओशियन तो है ही, यहाँ पर इंडियन ओशियन है, इधर पर यहाँ पे इंडियन ओशियन है, ये पूरा इंडियन ओशियन का पार्ट है। ये आप बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी, और ये अरेबियन सी है। ठीक है, ठीक, क्लियर है। और इंडिया क्या है, इसको क्या बोला हम लोगों ने? सब कॉन्टिनेंट है हमारा भारत। क्या है भारत हमारा? क्या है? सब कॉन्टिनेंट है, उपमहाद्वीप बोला जाता है इसको। ठीक है, भारत को क्या बोला जाता है? उपमहाद्वीप बोला जाता है। ठीक है, क्लियर। चलिए, तो ये सारी चीज़ें थी। इस तरीके से जो है अब मैं अपनी क्लास को जो है समाप्त करता हूँ। आप अच्छे से पढ़िए। ठीक है, और घर में आराम से रहिए और पढ़ते रहिए, क्योंकि घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत है नहीं। वैसे भी चारों तरफ कोरोना फैला हुआ है, मास्क जरूर लगाइए, हाथों को साबुन से धोते रहिए। ठीक है, तो दीजिए तब तक मुझे इजाज़त। नमस्कार।